तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस को लेकर के स्पेशल जो है टारगेट बैच लाया गया है, जिसमें 2 शिक्षकों के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें साइंस और हिंदी दीपक सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा, एवं जीके का जो पार्ट है 8 पोर्शन जो है मैं यानी अमन कुमार सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो अब जो मैं आज का जो स्ट्रीम आपके लिए लेकर के आया हूं, वो रोज़ाना हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर और एक और यूट्यूब चैनल है ज्ञान तुलसी, उन दोनों यूट्यूब चैनल पर आपको जो है रोज़ाना 15 प्रश्नों का जो है 15 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट 15 प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा विथ फुल डिस्कशन यूट्यूब पे। और बहुत जल्द हम लोग जो है सब्जेक्ट को भी टॉपिक वाइज पढ़ाने की कोशिश करेंगे और टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे आप लोग। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के पहला प्रश्न को। ठीक है, तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है गंधर्व वेद की रचना किसके द्वारा किया गया। तो गंधर्व वेद है क्या सर, पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद डिटेल समझेंगे। तो गंधर्व वेद की रचना किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसके द्वारा किया गया, भरत मुनि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा गंधर्व वेद की रचना की गई। अब देखिएगा, इसमें समझेंगे एक एक करके। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है बुआ, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या कितनी, तो 108, और पुराणों की संख्या कितनी, तो 18। ठीक है, चलिए जो भी बोलते हैं उसको भी आप लोग कॉपी पर क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां लिखेंगे वेद। क्या लिखेंगे, वेद। तो वेद, पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा वेद है कौन सा, तो यजुर्वेद। तीसरा वेद है बाबू सामवेद। और चौथा वेद है बाबू कौन सा, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, अब वेद का उपवेद, वेद का कौन सा वेद, तो उपवेद। तो वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद नहीं बल्कि इसका है, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटाने दीजिए। तो वेद का उपवेद जो है उसमें 4 वेद और 4 उपवेद है। तो ऋग्वेद का है क्या है, तो आयुर्वेद। ठीक है, और पूछेगा यजुर्वेद का क्या है, तो धनुर्वेद। ठीक है, और सामवेद का गंधर्ववेद। ये देखिए लिखा हुआ है गंधर्व वेद। ठीक है, और अथर्ववेद का कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद का है बाबू शिल्पवेद। ठीक है, तो गंधर्ववेद जो है वो सामवेद का गंधर्ववेद है। सामवेद का क्या है, उपवेद है। और यजुर्वेद का रचना किसने किया था, अगर कहेंगे रचनाकर्ता, रचयिता, तो रचयिता में कौन हो जाएगा, तो रचयिता की अगर बात करें बाबू, तो इसके रचयिता हो जाएंगे, आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी है। धन्वंतरी है। ठीक है बाबू, और पूछेगा आपसे कि धनुर्वेद का विश्वामित्र। ठीक है, और पूछेगा सामवेद गंधर्ववेद के रचयिता, तो भरत मुनि।
भरत मुनि, जो अभी हमने इसका देखा। और पूछेगा भरत मुनि, और पूछेगा कि अथर्ववेद शिल्पवेद का कौन है, तो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। क्लियर है। तो हम लोग जान गए कि वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो यह आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की रचयिता कौन है, धन्वंतरी है। यजुर्वेद का उपवेद कौन है बाबू, तो धनुर्वेद है, और धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो गंधर्ववेद है, और गंधर्ववेद के रचनाकर कौन है बाबू, तो भरत मुनि है। और अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद, जिसकी रचना कर्ता विश्वकर्मा है। लेकिन अब कहेंगे सर इससे संबंधित विषय क्या है, तो देखिएगा लिख रहा है आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो कहिएगा संबंध, यहां पर लिखेगा संबंध, तो संबंधित है बाबू चिकित्सा से। किससे, चिकित्सा, चिकित्सा से। फिर पूछेगा बुआ, फिर कहिएगा कि सर धनुर्वेद तो युद्ध कला, युद्ध कला, ठीक है बुआ। फिर पूछेगा गंधर्ववेद तो संगीत या मनोरंजन, संगीत या मनोरंजन। और पूछेगा शिल्प कला तो भवन निर्माण, भवन निर्माण। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग इतने सारे प्रश्नों को समझ लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा एक बार। तो बुआ गंधर्ववेद की रचना किसके द्वारा किया गया था, भरत मुनि के द्वारा। और तुलसीदास की बात करें तो रामायण से संबंधित तुलसीदास है। विश्वामित्र ने क्या किया था, तो गायत्री मंत्र की रचना भी किया था। विश्वामित्र द्वारा क्या हुआ था बाबू, तो गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कैमे मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन सा, गायत्री मंत्र। और वेद व्यास ने किसकी रचना किया था, तो वेदों का संकलन करता, चारों वेदों का संकलन करता स्वयं वेद व्यास जी थे, एवं महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है बाबू। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो बुआ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डिगामा। और थोड़ा सा संदर्भ में देखेंगे। चलिए तो आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। पहला पेड्रो अल्ब्रेज अल्बुकर्क, अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, तो भारत में पुर्तगाली वस्तियों का वास्तविक संस्थापक या भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है, जिसने 1510 ईस्वी में किसे जीता था, तो गोवा को जीता था, गोवा को जीता था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। इसीलिए इसे भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक गवर्नर कहा जाता है बाबू। ठीक है। पेड्रो अल्ब्रेज के बारे में पूछे कि यह भारत कब आया था, तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज भारत आया था, 1500 ईस्वी में। पूछेगा कोलंबस, तो कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, ये उत्तरी अमेरिका का खोज किया था। और उत्तरी अमेरिका ये कब पहुंचा था, तो 1492 ईस्वी में बाबू। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। देखिएगा बुआ हुआ क्या कि सबसे पहले एक स्थलाकृति थी, और उस स्थलाकृति में एक भाग था, उस स्थलाकृति में एक भाग था बाबू ऐसे ऐसे करके, जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। और इसे पेंजिया किसने कहा, तो हैरी हेस ने कहा, सॉरी हैरी हेस ने नहीं, वैगनर ने कहा था। पूछेगा पेंजिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो वैगनर ने दिया था। ठीक है। और इसको क्या कहते थे, तो इसको कहते थे पेंथालासा। इसको क्या कहते थे बाबू, तो इस क्षेत्र को कहते थे पेंथालासा, इस क्षेत्र को कहते थे पेंथालासा।
ठीक है। अब हुआ क्या, पेंजिया का स्थलाकृति आपस में विभाजित हुई। जब ये टूटी, जब ये भाग टूटा तो दो भागों में, जब ये भाग टूटा तो दो भागों में विस्तृत हो गया। और वो कौन से दो भागों में विस्तृत हुआ, तो बाबू ये दो भागों में ऐसे ऐसे बट गया। जब ये बटा तो ऊपर के खंड में बने 3 महाद्वीप। कितने? 3। एक, 2 और 3। और नीचे के खंडों में कितने बनी, तो नीचे के खंडों में बनी 4। अब इसको जो है थोड़ा इधर समझेंगे, है कि नहीं। इसको यहाँ पर पेंजिया वाले भाग को मिटा देते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। या इधर बना देते हैं 1, 2, 3 और नीचे के खंडों में बनी बाबू 4। और वो कौन कौन सा बना, तो 1, 2, 3 और एक बना ऐसे जो बना चौथा भाग। ये था कौन सा, तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और ये था दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। ये था बाबू यूरोप, यूरोप। और ये था बाबू एशिया, एशिया। और ये क्या था बाबू, तो ये था अफ्रीका, ये था अफ्रीका। और ये था बाबू क्या, तो ये था अपना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रीज भी कहते थे, ऑस्ट्रेलिया। और ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब हुआ यूँ, जब भारत की खोज की बात चली तो बाबू सर्वप्रथम यहाँ पर से निकला एक व्यक्ति जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। कौन निकला बाबू, बार्थोलोम्यू डियाज, जो अफ्रीका के इस कोन पर आकर के और रुक गया। और ये कब निकला, तो बार्थोलोम्यू डियाज निकला बाबू, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज निकला हुआ 1487 ईस्वी में। कब, तो 1487 ईस्वी में। और इसने यहाँ पर आकर के इसको कहा कैप ऑफ गुड हॉप। क्या कहा बाबू, तो कहा कैप ऑफ गुड हॉप, यानी इसे उसने उत्मासा अंतरिप कहा, या उत्मासा अंतरिप को ही तूफानी अंतरिप कहा गया। क्लियर है। और तूफानी अंतरिप पूछेगा, तूफानी अंतरिप की खोज किसने की, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब, 1487 ईस्वी में। उसी के बाद एक और व्यक्ति निकला जिसका नाम कोलंबस था, जिसका नाम क्या था बाबू, कोलंबस। कब, तो 1492 में। ये कोलंबस यूरोप से निकला 1492 ईस्वी में। ये आना चाहता था भारत, लेकिन भारत ना करके ये पगलवा पहुंच गया कहाँ पर, तो ये पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका पहुंच गया और ये मरता मरता मर गया, पूरी ज़िंदगी काट ली, लेकिन वहाँ के लोगों को ये नहीं कह सका कि ये उत्तरी अमेरिका के है। इसने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कह के संबोधित किया। क्लियर है बाबू। फिर उसके बाद यहाँ से फिर अपना वास्को डिगामा निकला 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को। और ये बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा प्रदर्शित रास्ता के द्वारा आते आते पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाया और अब्दुल माजिद के सहायता से पहुंच गया एशिया के, भारत के प्रायद्वीपीय रीजन में, जिसको कहते हैं कौन सा, केरल के क्षेत्र में। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जिस बंदरगाह का नाम कड़ुक्कड़ाप्पू बंदरगाह था। ठीक है। और यहाँ के राजा जमोरियन ने उसका भव्य स्वागत किया। तो ये कहानी थी आने का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कितना बन जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में उत्मासा अंतरिप की खोज की। ठीक है। फिर उसके बाद कोलंबस यूरोप से निकला 1492 में, जो उत्तरी अमेरिका पहुंचा। और फिर कौन, तो वास्को डिगामा 17 मई 1498 को कहाँ पहुंचा, तो भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह। और कालीकट में भी किस बंदरगाह पूछेगा, तो कालीकट में बना दीजिएगा कड़ुक्कड़ाप्पू बंदरगाह। ठीक है। तो
तो चलिए आज के इसको देख लीजिए, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट को आप लोग जो है सेल्फ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है बुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। अब मेगास्थनीज भारतीय समाज को विभाजित किया तो पहले ये बताइए कि मेगास्थनीज तो भारत का था नहीं, तो इसने भैया भारत के समाज को कितने श्रेणियों में कैसे विभाजित कर दिया, कितने भी श्रेणियों में। यानी कि किसी भी देश के सामाजिक स्थिति एवं राजनीतिक गतिविधियों को बांटने के लिए पहले उसे उस देश में पहुंचना होगा। तो मेगास्थनीज भारत आए, है कि नहीं। तो मेगास्थनीज था कौन, पहले समझेंगे, इस आंसर को बाद में देखेंगे। मेगास्थनीज था कौन, तो मेगास्थनीज था बाबू सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, तो राजदूत था। क्या था, राजदूत। आज भी राजदूत विभिन्न देशों में भेजे जाते हैं और ये प्रथा पहले से चली आ रही थी। ये यूनान की प्रथा थी, राजदूत यूनान एक दूसरे देश में भेजते थे, है कि नहीं। और आज भी भारत का राजदूत अमेरिका में है, अमेरिका का राजदूत कहाँ पर है, तो भारत में है, ठीक है। इस प्रकार राजदूत का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। और पूछेगा सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, तो सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। थल सेनापति था। किसका थल सेनापति था, तो ये था किसका, महान सिकंदर का। सिकंदर का, महान सिकंदर का थल सेनापति था कौन, सेल्यूकस निकेटर। यहीं से पूछेगा जल सेनापति कौन, तो जल सेनापति हो जाएगा बुआ, जल सेनापति कौन हो जाएगा, तो जल सेनापति हो जाएगा निरियाकस। सेल्यूकस निकेटर का जल सेनापति कौन हो जाएगा, निरियाकस। तो हम लोग मेगास्थनीज पर है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य के समय जो भारत की स्थिति थी उन्हीं को कितने भागों में, तो उनको इन्होंने बांटा था बाबू, कितने भागों में, तो 7 भागों में बांटा था। उनको इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में विभाजित किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। पूछेगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में, तो 7 भागों में। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। गर्मी बहुत है आज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, तो महान सिकंदर का थल सेनापति था। तो जल सेनापति कौन था, तो निरियाकस था। सेल्यूकस निकेटर से बार बार एक पुस्तक के बारे में भी बुआ पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए पुस्तक कौन से थे, तो कौन से पुस्तक थे, इंडिका मेगास्थनीज का पुस्तक था। उसी पुस्तक में उन्होंने भारत समाज को, भारतीय साम्राज्य को, भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को 7 चीज़ों में बांटा। जैसे उन्होंने कहा कि भारत में 7 वर्ग लोग रहते हैं जो भारत पर राज करते हैं, भारत की गतिविधियों को संचालित करते हैं। उन्होंने कहा कौन कौन वर्ग, तो कृषि वर्ग, चिकित्सक वर्ग, है कि नहीं। उन्होंने कहा कृषि वर्ग, चिकित्सक वर्ग, सेनानी वर्ग, है कि नहीं, प्रशासनिक वर्ग, इन सभी मिला के 7 वर्गों में भारत के प्रशासन को विभाजित किया, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर जो हमारा प्रश्न है बाबू, वो है किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया। तो टंका नामक चांदी के सिक्के की अगर बात कर रहे हैं कि किसने चलाया, तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने। किसने चलाया बुआ, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने चलाया, तो इल्तुतमिश के बारे में अगर जाना जाए तो चालीसा दल का निर्माण, अगर पूछेगा चालीसा दल, 40 सरदारों वाले एक चालीसा दल का निर्माण, जिसको तुर्काने चिहलगानी कहा जाता था, उसका निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और उसी चालीसा दल को या तुर्काने चिहलगानी को बर्खास्त किसने किया था, तो बलबन ने किया था। देखिए बहुत से टीचर को मैं देखता हूँ, यानी कि पटना के नामी टीचर, आप समझ जाइए जो सबसे नाम है जीके जिसमें सबसे ऊपर जिनका नाम है,
उनके मेरे पास एक दो बच्चे ने वीडियो भेजा और मैंने देखा उनका वीडियो, तो शायद हो सकता है उन सर से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हो। किसी से भी, मैं भी अगर ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हमसे भी गलतियाँ होती हैं, बोलना कुछ और बोल कुछ और दिया जाता है, होता है बहुत टीचर से। लेकिन उनके बहुत से चीज़ों में कन्फ्यूज़न मैंने देखा। उन्होंने कहा कि इल्तुतमिश जो है उसने नहीं बल्कि बलबन को चालीसा दल में शामिल किया था। किसने? तो इसका दामाद ने। बलबन को चालीसा दल में शामिल इसका दामाद ने किया था, बलबन के दामाद ने, जिसको इसने स्वयं शासक बनाया था। आप जानते हैं टोपी सी करके क्या जीवन निर्वाह करता था। लेकिन नहीं, बलबन को चालीसा दल में शामिल करने वाला जो व्यक्ति था वो स्वयं कौन था? तो इल्तुतमिश था। जब इल्तुतमिश ने चालीसा दल में इन्हें शामिल किया तो शामिल करने के बाद बलबन ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि और कोई सरदार धीरे धीरे शक्तिशाली ना हो जाए, इसके लिए बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया, तुर्कान चहलगानी को खंडन कर दिया। तो पूछा जाता है तुर्कान चहलगानी का शुरुआत किसने किया, स्थापना किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन समाप्ति किसने की? बलबन ने। तो यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि बलबन को चालीसा दल में शामिल किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। कंफ्यूज नहीं होना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। कौन सा नियंत्रण? बाजार नियंत्रण। तो पूछेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का हुलिया लिखने का जो है प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से जाना जाता था? द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा करता था और उसने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सा? तो सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन ने बाबू सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण कर रखी थी, जिसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या लाख बख्श भी कहा जाता है कि नहीं? तो चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट चलिए देखेंगे बाबू। नेक्स्ट जो है भारत पर पहली बार अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो जैसा जानते हैं भारत पर पहली बार अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में। और किसने किया? तो देखिएगा ये अपना भारत है, ठीक है। और यहां पर जो है बाबू, यहां पर एक पर्वत थी, जिस पर्वत का नाम हिंदकुश पर्वत था। क्या पर्वत था? हिंदकुश पर्वत था। और यहां पर उस समय पाकिस्तान नहीं बल्कि यहां पर सिंध और ये पूरा अफगानिस्तान। इधर कहिएगा तो ईरान, इधर था ईरान और दूर यहां पर सऊदी अरब। तो उसी का सऊदी अरब का ही उस समय 712 ईस्वी में सऊदी अरब का ही यहाँ पर पूरा आधिपत्य था। इस क्षेत्र पर पूरा आधिपत्य सऊदी अरब। इस पर तो हिंदू राजा था, सिंध का हिंदू राजा था जिनका नाम था दाहिर सेन। किंतु इस क्षेत्र पर ही मुस्लिमों का क्या था? पूरा अधिकार था, जो अरब से स्थानांतरित संचालित किए जाते थे। तो हुआ यूँ कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चाचा की आज्ञा पाकर के 712 ईस्वी में किस पर? तो सिंध पर आक्रमण कर दिया। और सिंध का राजा उस समय कौन थे? तो दाहिर सेन। तो पूछता है अरबों का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। पूछा जाएगा मुस्लिम धर्म क्या आगमन भारत में किसके द्वारा हुआ? तो इसी अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मुस्लिम धर्म का आगमन भारत में हुआ। क्लियर है बाबू? तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक पर्वत है हिंदकुश पर्वत, और उसी हिंदकुश पर्वत में एक दर्रा है बाबू, खैबर दर्रा, या कहीं कहीं खैरब दर्रा लिखा रहता है। दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच ऐसा संकीर्ण मार्ग, दो पहाड़ों के बीच संकीर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रा, या इंग्लिश में उसे कहते हैं पास। क्या कहते हैं?
एस पास किए थे। क्लियर है। तो अरबों का आक्रमण भारत पर 712 ईस्वी में किसके शासनकाल में या किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा बुआ। क्लियर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाया था किसने? सिकंदर ने। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में ही भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। और ठीक है, हाँ ये डेट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। छठा प्रश्न, 6 प्रश्न है बाबू। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने सदस्य की संख्या निर्धारित की? तो कुल कितने सदस्य की संख्या निर्धारित की? तो उन्होंने टोटल सदस्य की संख्या की अगर बात की जाए तो कितने सदस्य संख्या की निर्धारित की बाबू? तो कितने? तो 300। अच्छा ये था ना, हाँ ठीक है। कितने सदस्य की संख्या? तो 389 सदस्य की संख्या। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बुआ। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब कैबिनेट मिशन कहते हैं, बहुत लोगों को आज ये भी नहीं पता है कि कैबिनेट मिशन होता क्या है, या वो डायरेक्ट कहते हैं कैबिनेट मिशन, लेकिन क्या था कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन में जानते हैं आप लोग 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो देखेंगे बुआ। जैसा कि आप जानते हैं, पहला था पैंथिक लॉरेंस, दूसरा था बुआ एवी अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और तीसरा जो व्यक्ति था वो कौन था? तो तीसरा व्यक्ति जो था बाबू वो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो 3 व्यक्ति थे। ये थे कौन? तो उस समय 1945 की मैं बात कर रहा हूँ, 1945 में एक चुनाव हुआ था इंग्लैंड में, प्रधानमंत्री पद की जो चुनाव हुआ था। तो लेबर पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। तो 1945 में जो लेबर पार्टी का चुनाव हुआ उसमें जो थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाबू, तो क्लेमेंट एटली साहब थे। और क्लेमेंट एटली जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अपने कैबिनेट का विस्तार करता है, अपनी कैबिनेट के मंत्री का निर्धारण करता है। तो उन्हीं क्लेमेंट एटली साहब के कैबिनेट के मंत्री थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जबकि क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के मंत्री थे, क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के मंत्री होने के कारण इन तीनों को भारत भेजा गया और कहा गया कि भारत में सुचारू रूप से एक संविधान के निर्माण करने के लिए सदस्य संख्या निर्धारित किया जाए और संविधान सभा का गठन किया जाए। चूंकि ये उनके कैबिनेट के मंत्री थे, इसीलिए इस मिशन का नाम क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। एक कौन थे? एक भारत मंत्री थे, एक नौसेना अध्यक्ष थे और एक थल सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तीनों मंत्री थे, अध्यक्ष नहीं मंत्री थे, थल सेना मंत्री। ठीक है, उसके बाद जल सेना मंत्री और एक वायु सेना मंत्री और भारत मंत्री भी थे तीनों। ठीक है, तो कहने के प्रकार इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। अब समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखिएगा, जब 389 निर्धारित की गई 389, तो 389 को 2 भागों में बांट दिया गया। एक दिया गया ब्रिटिश भारतीय या ब्रिटिश भारत
और एक राज रजवाड़े, राज रजवाड़े। अब कहा गया ब्रिटिश भारत वैसा क्षेत्र, भारत का वैसा क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। तो उसमें से इन्हें दिया गया कितना सीट, तो 292। अब कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, 292 कहिएगा सर हमने तो 296 पढ़ा था लेकिन आपने 292 कहा। तो जी हाँ बाबू, ब्रिटिश भारत को प्राप्त हुआ 292, ठीक है, और इनको प्राप्त हुआ 93, राज रजवाड़े के हिस्से आए 93। तो कहिएगा सर अभी जब दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 389 नहीं पूरा है कि नहीं, लेकिन बुआ 4 कम रहा है तो उसको भी पुराएंगे। 4 प्लस और हुए जो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का तात्पर्य यह है बाबू कि ये टोटल कौन कौन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो कहने का मतलब वैसा क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश अधीक्षक कर रहे थे, ब्रिटिश अपना अधिकारमय कर रहे थे पूरी तरह से। चीफ कमिश्नरी यानी मुख्यालय जो बना हुआ था। तो कौन कौन थे, तो ए बी सी और डी। कहिएगा सर ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं, नहीं बुआ, ए बी सी डी तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, किंतु हम आपको ए बी सी डी का मतलब, ए का मतलब अजमेर, बी का मतलब बलूचिस्तान और सी का मतलब कुर्ग जो कर्नाटक में है, कुर्ग, और डी का मतलब बाबू दिल्ली, ठीक है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो अब हो गया टोटल 296। अब आप जोड़िए, आपका 389 पूर गया होगा, ठीक है। लेकिन इस पर अब जो बांट दिया गया तब इस पर चुनाव के मुद्दे आए कि इस पर चुनाव होगा, किंतु चुनाव में रजवाड़ाओं ने हिस्सा नहीं लिया और चुनाव केवल हुए कितने सीटों पर, तो 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ। जब 296 सीटों पर चुनाव हुआ तो अब इसको क्या हो गया, 296 में 2 पार्टियां प्रमुख रूप से भाग ली और एक वैसे लोग जो स्वतंत्र रूप से, जिसको आजकल निर्दलीय कहते हैं, जिसे किसी पार्टी का समर्थन नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से खड़ा होता है, तो उस रूप से बाबू खड़े हुए। तो ये 3 भागों में विभाजित हुआ। भारत के जो कांग्रेस थे, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे सीट प्राप्त हुआ 296 में से जब चुनाव हुआ तो 208। कितना हुआ, 208। मुस्लिम लीग, उसके बाद मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ बाबू, मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ, ये मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ कितना, तो इनको प्राप्त हुआ 73 सीट। और जो अन्य स्वतंत्र थे उनको प्राप्त हुआ 15 सीट, ठीक है। तो 5 3 8 8 8 16 16 के 6 और देख लीजिए 2 1 3, वैसे कीजिएगा 7 7 1 8 1 9 और 2 1 3 करिएगा तो टोटल हो जाएगा कितना, 296। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्धारण कितना, तो 389। और आपसे पूछे ब्रिटिश भारत को कितना मिला, तो 292। चीफ कमिश्नरी को 4, कौन कौन से, तो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ABCD। और राज रजवाड़े को कितना, 93। लेकिन चुनाव में किसने भाग लिया, तो राज रजवाड़े ने भाग नहीं लिया और 296 पर चुनाव हुए, जिनमें ब्रिटिश भारत में से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग को 73 प्राप्त हुए और अन्य को 15 प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं से भी कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित सीटों में से चुनाव होने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस को यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुए थे, तो 208 पूछे जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है, उतना डिटेल नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म करना है कि नहीं। चलिए देखेंगे बाबू, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अभी तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो कौन कौन थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे A.V.K. अलेक्जेंडर और एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन नहीं थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, क्लेमेंट एटली नहीं थे, बल्कि क्लेमेंट एटली उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं के मंत्री थे ये तीनों, है कि नहीं बाबू।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू हम लोग का कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत आसान है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 यानी कि 563 यानी कि 563 BC में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? तो कपिल वस्तु गणराज्य, कपिल वस्तु गणराज्य है हुआ। कौन सा है? कपिल वस्तु गणराज्य। और उसी गणराज्य में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में जन्म हुआ, जिसका वर्तमान में नाम है रुमनदेई। रुमनदेई पूछेगा लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है बाबू? तो रुमनदेई है। अब बाद में भी रुमनदेई स्तंभलेख है, रुमनदेई स्तंभलेख है जो सबसे बड़ा है, छोटा है, सॉरी, रुमनदेई स्तंभलेख, अशोक का रुमनदेई लेख है जो है वो सबसे छोटा है बुआ, याद कीजिएगा इसके बारे में। तो अशोक जब अपने यात्रा के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था अपने राजगद्दी पर बैठने के 20वें वर्ष में, तो रुमनदेई गया था। ठीक है, लुम्बिनी गया था। क्लियर है? अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसे क्या कहा गया? क्वेश्चन पूछा था, ये जो है यूपी टेट और यूपी PCS में पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? तो तथागत बुद्ध कहा गया, तथागत बुद्ध कहा गया। तथागत का मतलब है जिसका सत्य है ज्ञान, उसी को कहा जाता है तथागत बुद्ध। जिसका सत्य हो ज्ञान उसी को कहा गया तथागत। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट। 622 ईस्वी लिखा हुआ है, इसको अगर ईसा पूर्व को काट दे, सिर्फ ईस्वी कहे तो 622 में एक संवत चला था जिसका नाम है हिजरी संवत। क्लियर है? क्या नाम है? हिजरी संवत। 540 में आप जानते हैं क्या हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू कि महात्मा बुद्ध को जीवन के कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा। लिखा है कि महात्मा बुद्ध को जीवन के कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को जीवन के कितने वर्षों में, यानी कि संपूर्ण जीवन के कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुआ एक एक करके देखिएगा। महात्मा गांधी का शादी होता है 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? कलर चेंज कर देते हैं कि नहीं। 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? विवाह हुआ। ठीक है। 28 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था? राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने क्या कर दिया? महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया। और 29 वर्ष के पश्चात 6 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध को अगर 6 वर्ष जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर? तो गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब महात्मा बुद्ध घर छोड़े तो इसे कहा गया बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। और महात्मा बुद्ध जब गृह त्यागे तो इनके साथी 2 साथी थे। एक थे घोड़ा जिनका नाम था कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। और पूछेगा सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम था बाबू चन्ना। क्या था सारथी का नाम? तो चन्ना। तो याद रखिएगा बाबू इसको। ठीक है। गर्मी बहुत है ना। देखिए आप लोगों के लिए जितना हो सके हम लोग प्रयास करते हैं और मेहनत करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम पॉइंट को चाहते हैं कि डिस्कशन में बता दें। ठीक है बुआ। तो चलिए ये देख लिए। तो पूछेगा कितने वर्ष की उम्र में, तो क्या आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म कब हुआ था बाबू, तो महावीर का जन्म अभी अभी आप लोग को बताए थे कब हुआ था, 540 में हुआ था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बहुत जल्द आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माँ जान की क्लासेस में बहुत जल्द आप लोग के लिए फाउंडेशन बैच आ रहा है। ये फाउंडेशन बैच हो सकता है कि 27 से लेकर के 30 तारीख के बीच में ये फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसमें 2 सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, फुल फाउंडेशन बैच है, पूरे कोर्स आप लोग को कंप्लीट करवाई जाएगी। एक में होगा फिजिक्स और एक में हो जाएगा पॉलिटी स्टार्ट। ठीक है, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द पधारिए और इसे ऑनलाइन भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है महावीर का जन्म, ये तो हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है महावीर को गृह त्यागने के, देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया यहाँ पर बाबू क्वेश्चन को घुमाया हुआ है कि महावीर को गृह त्यागने के कितने वर्षों के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर को गृह त्यागने के कितने वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई बाबू। गृह त्यागने के कितने वर्ष पश्चात है, वहां पे जीवन के कितने वर्षों में था बुद्ध का, यहाँ पर गृह त्यागने के। तो महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया, अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह को क्या किया, त्याग दिया। और त्यागने के 12 वर्ष बाद, कितना वर्ष, 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 12 वर्ष। लेकिन पूछता महावीर के जीवन के कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 30 और 12 प्लस हो जाता, यानी इसका आंसर कौन हो जाता, तो सी हो जाता। क्लियर है बाबू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। और 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु हुई थी, जबकि महावीर, अगर महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षांश के बारे में पूछ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो है पूछ रहा है कि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है बाबू कि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत का उत्तर से दक्षिणी के मध्य, देखिए यहाँ पर मध्य दिया हुआ है यानी कि बीच, उत्तर से दक्षिण के मध्य कितना विस्तार है। तो आंसर देख लीजिएगा, आपका आंसर आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग बताइएगा क्या होगा। पहला आंसर है 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और डी है 8 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप लोग आंसर मार रहे होंगे कि सर इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन नहीं, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। अब कहिएगा सर कैसे, तो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा। अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत का उत्तर से दक्षिणी के मध्य में कितना विस्तार है। तो देखेंगे बाबू, इसका ये है भारत, समझिएगा बुआ, बस छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे देखिएगा, भारत फ्री हैंड है तो हो सकता है ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ से कितना है, तो 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से कितना तक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन पूछ रहा है कि मध्य, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का विस्तार पूछ रहा है। तो 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा बाबू, तो 29 डिग्री 2 मिनट निकल जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है किसी प्रकार का। देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से, कई बार पूछा गया, घुमाया क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत का उत्तर से दक्षिण के मध्य में कितना विस्तार है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 29 डिग्री 2 मिनट हो जाएगा। लेकिन पूछता कि भारत का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, तब आपका आंसर सही होता कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार पूछता तो ये सही होता 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर देशांतरीय विस्तार है, यानी कि इस कोण से लेकर के इस कोण तक। क्लियर है बाबू। और पूछता कि इसके मध्य यानी कि पूर्वी बिंदु से लेकर के पश्चिमी बिंदु तक का विस्तार कितना हो जाएगा। तो इसको घटाते आप लोग, यहाँ पर घटाते 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री कितना 25 मिनट, तो घटाते तो ये आ जाता 29 डिग्री 18 मिनट। क्लियर है। तो ये हो गया अच्छा देशांतरीय विस्तार भारत का और एक अक्षांशीय विस्तार। क्लियर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अक्षांश किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, अक्षांश और देशांतर को हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा आप लोग कहिएगा सर उत्तरी, इसको भी उत्तरी कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और इसको भी नॉर्थ कहते हैं, जबकि बिंदु में कहे तो ये नॉर्थ बिंदु हो जाएगा और ये साउथ बिंदु हो जाएगा। तो देखिएगा बाबू, ये है हमारा पृथ्वी और यहाँ पर गुजरता है क्या, यहाँ पर जो है बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरता है। चूंकि भारत का विस्तार उत्तर से लेके उत्तर में ही है, तो यहाँ भी नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ भी नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। 13 नंबर प्रश्न है बाबू। 13 नंबर जो आज का आपका प्रश्न है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोशिश करेंगे कल से जल्दी खींचने का। ठीक है। ये प्रश्न जो है, भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री, यहाँ 82 नहीं होने चाहिए, 82.5 होना चाहिए, 1/2। ठीक है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कितने राज्य से होकर गुजरता है बाबू, तो आप लोग जानते हैं कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्य से, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कहिएगा सर 5 राज्य कौन कौन से हो गए, तो आप लिखिएगा डायरेक्ट यूपी सबसे पहले, एमपी, एपी, यूपी एमपी एपी, ठीक है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्लियर है। एकदम आसानी से याद कीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से क्या गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा। यहीं से पूछेगा भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री, 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, या तो मिर्ज़ापुर या तो नैनी। क्लियर है बुआ। जो भारत के ग्रीनविच टाइम जोन यानी कि जीएमटी से कितना घंटा आगे है, तो जीएमटी से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच रेखा से। क्लियर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो कितने राज्यों से, 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखेंगे नेक्स्ट। 14 नंबर प्रश्न है आज का, जो है ये देखिए लिखा हुआ है कर्क रेखा। 1 मिनट बुआ, पीछे चला गया। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों में सबसे उत्तर में स्थित राज्य कौन है। अब देखिएगा यहाँ पर पेच फंस गया है। मैंने सिर्फ इस प्रश्न को देखा तो ये सोचा कि पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो जैसा कि 8 राज्यों से गुजरती है आप लोग जानते हैं, और आप लोग वर्षों से मित्र पर गमछा झाड़ते आए हैं, है कि नहीं। लेकिन मित्र पर गमछा झाड़ना काम नहीं चलेगा। अब देखिए क्यों नहीं काम चलेगा, क्योंकि डेली आप मित्र पर गमछा नहीं ना झाड़ सकते। वो मित्र कभी आपको ठुकरा देगा, कहेगा तोर हम ससुर के दामाद लगी थी हो कि डेली मतलब हमरे पर गमछा झाड़ोगे। अब देखिएगा ऐसा कहने का तात्पर्य है, मित्र पर गमछा झाड़ने का मतलब है कि आपसे अगर कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दिया कि कर्क रेखा जिन 4 राज्यों से गुजरते हैं, शुरुआत के पूर्व से पश्चिम में क्रम वाइज सजाए, तो आप कैसे सजाइएगा। चूंकि आपका तो ट्रिक है, और ट्रिक कर्क रेखा ऐसे नहीं है, उल्टा सीधा है उसमें ट्रिक, फिर कैसे। तो आपको कर्क रेखा याद करने का बस एक ही मामूली सा, एक बार देखिए और याद हो जाएगा। तो कहिएगा सर कैसे, तो देखेंगे इसको। देखिएगा बुआ, हम यहाँ पर लिखते हैं 23.5 डिग्री। आंसर बाद में देखेंगे, अपने आप आंसर मिल जाएगा। पहले 23.5 डिग्री कर्क रेखा कितना डिग्री से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। अब कहिएगा सर कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है वो कौन कौन सा है, तो एक लाइन दीजिए, डॉट डॉट, है कि नहीं।
ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है गुजरती है। क्लियर है। अब देखिएगा इस पर कितने राज्य, तो 8 राज्य जैसा कि आप जानते हैं। तो एक एक करके सभी राज्यों को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो गुजरात। क्लियर है। उसके बाद जो गुजरता है बाबू, उसके बाद जो गुजरता है वो कौन गुजरता है, राजस्थान। ठीक है। और राजस्थान के बाद जो है वो कौन है, तो राजस्थान के बाद है, राजस्थान के बाद है कौन, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद जो है बाबू वो कौन है, तो मध्य प्रदेश के बाद बाबू छत्तीसगढ़। कौन है, तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद है बाबू वो कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ के बाद अपना झारखंड है। झारखंड। और झारखंड के बाद है बाबू कौन सा, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद जो पड़ता है बांग्लादेश, लेकिन हम देश नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, तो बांग्लादेश के बाद 2 पूर्वोत्तर राज्य पड़ते हैं, बीच में जगह छोड़ दीजिए बांग्लादेश का, और यहाँ पर लिख दीजिए त्रिपुरा। यहाँ कौन है बुआ, तो त्रिपुरा, यहाँ हो जाएगा त्रिपुरा, और यहाँ पर सटे है मिजोरम। क्लियर है। तो अब देखिएगा एक एक राज्य लिखेंगे। पहले यहाँ कौन, गुजरात। गुजरात। दूसरा कौन हो जाएगा बुआ, राजस्थान। 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 उसके बाद कौन हो जाएगा बुआ, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और उसके बाद कौन हो जाएगा बुआ, तो झारखंड। झारखंड। और उसके बाद बाबू ये कौन हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के 2 पूर्वोत्तर, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा। और एक क्या हो जाएगा, तो मिजोरम। मिजोरम। क्लियर है। तो ये राज्य हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब देखिएगा बुआ, देखेंगे हम लोग, तो इसमें हमने पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से गुजरती है उन राज्यों में सबसे उत्तर में कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे उत्तर पूछ रहा है, तो सबसे उत्तर कौन हो जाएगा, राजस्थान। तो पूछेगा जिन राज्यों में से गुजरती है उनमें सबसे उत्तर में कौन राज्य, तो राजस्थान। लेकिन यहीं से पूछ देगा कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो वो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कर्क रेखा जिस राज्य से होकर के गुजरती है वो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और पूछेगा जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनमें सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए बाबू, सबसे दक्षिण में कौन है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और बीचों बीच डिवाइडेशन किसकी करता है, तो बांटता है किसको, झारखंड को। तो याद रखिए बुआ, कर्क रेखा से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्य। आप लोग सीरियली याद कर लीजिए कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरता है उनमें सबसे उत्तर में तो राजस्थान, सबसे दक्षिण में तो छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर, तो मध्य प्रदेश से, और बीचों बीच झारखंड से। ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राजस्थान। अच्छा पूछे इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछ दे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। तो आज का अंतिम प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, देखेंगे बाबू, और बहुत मस्त प्रश्न है। देखेंगे आज का जो प्रश्न है वो है कि भारत के जलीय सीमा या उसी को कहते हैं समुद्री सीमा से संबंधित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो देखेंगे सबसे पहले तो एक मैप बनाएंगे हम लोग। ठीक है,
चलिए अब देखिएगा बुआ, तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। और यहाँ पर एक कुत्ता जैसा देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। किंतु आप लोग जानते हैं, देखिए इंसान होता है, कुत्ता नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना कि उसके चाल और रंग और ढंग से, उसके कर्मों से उसे कुत्ता कह दिया जाता है। नहीं कहते हैं, बच्चों को कह देते हैं बानर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बानर का बच्चा है, नहीं, उसके कर्मों से उसे बानर कहते हैं। एक बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जंपिंग जीन, कि जंपिंग जीन कैसे कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आपके घर में कभी कभी क्या होता है कि किसी घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे अच्छे हैं लेकिन एक बच्चा बहुत बदमाशी है, तो माँ बाप कह देता है क्या कि केकर जलमल है, एकरा गुण जो है इसमें, हमारा घर में के केकरों में के गुण न है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो गलती उसका नहीं है, बल्कि वो जंपिंग जीन का गलती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण सोया हुआ है वो अचानक किसी बच्चे में आ जाता है, उसी को कहते हैं जंपिंग जीन। यानी कि बरवारा मैकक्विल्टफ ने खोज किया था जंपिंग जीन की। क्लियर है बाबू? तो देखिएगा, तो गलत मत मानिएगा, ये ऐसा कहावत है। तो पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद यहाँ पर एक देश है, जो देश का नाम है मालदीव। ठीक है बुआ? अब देखिएगा, और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया है। जैसा कि आप जानते हैं सुमात्रा द्वीप है यहाँ पर, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। और बुआ आगे जब जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक देश है जिस देश का नाम है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड। ठीक है। और इसी देश के ऊपर एक और देश है जिसका नाम है यहाँ पर क्या चीज, म्यांमार, जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो यही देश भारत के 7 राज्यों के साथ, गिन लीजिए कौन हो जाएगा, तो पहला कौन, पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां थाईलैंड, 6ठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। तो पूछेगा बुआ कि भारत के जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबंधित देशों की कुल संख्या कितनी है बुआ? तो 7 है। कौन कौन है? तो पाकिस्तान, मालदीव, ऐसे याद रखिएगा बहुत आसानी से, एकदम पेन को पकड़िए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के नीचे मालदीव, मालदीव से थोड़ा इधर आइए श्रीलंका, श्रीलंका से इधर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से इधर थाईलैंड, थाईलैंड से ऐसे म्यांमार, और म्यांमार से ऐसे कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। क्लियर है? तो 7 राज्य। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को यही लास्ट बता करके हम खत्म करते हैं। पूछेगा भारत के वैसे 3 देश, भारत के वैसे 3 निकटवर्ती देश जो समुद्र से भी जलीय सीमा भी लगाता है और स्थल सीमा भी, तो कौन हो जाएगा? 3। कौन कौन हो जाएगा बाबू? एक देखिए, ये भी लगाएगा जल से भी और स्थल से भी, ये भी बांग्लादेश भी जल से भी और स्थल से भी, और म्यांमार जल से भी स्थल से भी। तो पूछेगा स्थल और जल से तो कितने? 3। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। और केवल जल से पूछे तो 7, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है बाबू? तो देखेंगे आज का जो है ये सारा प्रश्न आपको हम बता दिए हैं। और आज का जो हमारा कोट्स है, आज का जो हमारा कोटेशन है बुआ, वो कोटेशन पे मैं आपको ले चलता हूं। और देखिएगा, कहते हैं बाबू, याद रखिएगा एक बात, व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? तो निराश नहीं होना चाहिए।
आज का है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्त, आपके जीवन में मुश्किलें आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपको प्रयासरत रहना है और रेगुलर प्रयासरत रहना है। कहते हैं कि रसरी आवत जात में सर पर, रसरी आवत जात में क्या कहते हैं, रसरी आवत जात में सिल पर परत निशान, रसरी आवत जात में सिल पर परत निशान, है कि नहीं। रसरी जो है एक पत्थर से आते जाते रहता है और उस पत्थर को क्या करता है, काट देता है। हमारे फादर, बारिश हो रही थी और बारिश के दिनों में उन्होंने कहा कि अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो नौकरी ज़रूर लगेगी। और मैं SWSM डिपार्टमेंट से, स्टेट वाटर सैनिटाइजेशन मिशन से रिज़ाइन दे करके मैं आया हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप क्या करेंगे, जब निरंतर, उन्होंने कहा कि जब बारिश के मौसम में ओरियानी कहते हैं बिहार में, ओरियानी चूना, यानी कि घर से जो पानी चूते हैं ऐसे, तो ये पानी जब निरंतर चूता है तो गड्ढा कर देता है। कल पे भी देखिएगा एक ही जगह। तो सिंपल सा कहने का है भाई मेरे यार कि आप रेगुलर प्रयासरत रहिए, है कि नहीं। डेली आप एक नियम बना लीजिए और रेगुलर एक आदत डेवलप कर लीजिए कि हमको 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखना है, हमको डेली जो है 4 घंटे स्टडी करना है। दोस्त यार प्यार जो भी हो, बाद में पहले पढ़ाई को अपना पहला प्रथम स्थान दीजिए, तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। याद रखिएगा कि पत्थर, अगर फेंका हुआ पत्थर आप उसको नहीं पूछते हैं, लेकिन उसी पत्थर को अगर हथौड़ी से मार करके उसका आकार दे करके अगर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है तो उसे हम भगवान समझ के, शिवलिंग समझ के क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और आज जो है सावन का मौसम चल रहा है और भोलेनाथ का हम लोग पूजा करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अमन सर और दीपक सर के साथ हम रेगुलर आपको बिहार पुलिस के लिए एवं दरोगा के लिए और बहुत जल्द सभी सब्जेक्टों का टॉपिक वाइज आपको लेकर के उपस्थित होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।